प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्य में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज पुस्तक में से 9वीं कक्षा है जो उसमें एक मेघ आए एक कविता उसे करेंगे। मेघ आए कविता है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। कविता पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म है जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। इन्होंने दीनमान के उप संपादक और प्राग के संपादक के रूप में कार्य किया था, एडिटर के रूप में कार्य किया था। नई कविता की पहचान कराने वाले कवियों में उनका विशेष योगदान रहा है और सन 1983 में या 1983 में उनका स्वर्गवास हो गया था। आगे इसमें रचनाएं, इनकी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। उनमें से कुछ मुख्य रचनाएं हैं जो उनके बारे में हम जानते हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सारे उनके काव्य संग्रह हैं। इनकी भाषा शैली बिल्कुल आसान है। आम जो लोग हैं उनको, सामान्य जन को इनकी भाषा है जो इतने अच्छे से समझ में आ जाती है। इसीलिए इन्होंने अपनी भाषा है जो कविता की यही रखी है ताकि सभी को इसकी समझ में आ जाए। तो इसमें कविता में क्या है, मेघ आए। मेघ मतलब बादल, बादल आए। तो इन्होंने मेघ आए है जो बादल है जो उनकी यहाँ पर तुलना है जो दामाद से की है कि जिस प्रकार से दामाद गांव में आता है तो गांव में कैसे कैसे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही बादलों के आने से आसमान में, पृथ्वी में और वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनको इन्होंने बिल्कुल ऐसे सजीव रूप में बताया है जैसे हमारे सामने ये सारी घटनाएं घट रही हों। तो इनमें हम आज कविता पढ़ते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसमें देखिए सबसे पहले मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो कवि ने कहा है कि बादल है जो बड़े बन ठन करके संवर के आए हैं। जिस प्रकार से मनुष्य है जाता है कहीं तो वो कितना अपने आप को सजा कर संवार कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ऐसे जाते हैं। तो उन्होंने मेघों को एक मनुष्य की भांति दिखाया गया है। जिस प्रकार से मनुष्य सज संवर कर जाएंगे वैसे ही बादलों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को बिल्कुल सजीव की भांति, लिविंग थिंग्स की भांति बताया जाए, गतिविधि करते हुए दिखाया जाए, कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो इस कविता में पूरी में ही मानवीकरण अलंकार की भरमार है। तो कविता का अर्थ जान लेते हैं। आकाश में बादल बड़े सज धज कर घिरते चले जा रहे हैं। उनके आगमन की खुशी में उनके आगे आगे ठंडी हवा चलने लगी है। यहाँ पर ब्यार चली, ब्यार मतलब हवा चली। आकाश में बादल छाने पर हवा तेज गति से चलने लगती है। मौसम का आनंद लेने के लिए घरों के बंद दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं। हम ये अपने घर में प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे ही हवा चलती है तो हमें लगता है दरवाजे खिड़कियां खोल दो ताकि घर में हवा आए। तो लोग इस तरह से उनका आनंद ले रहे हैं। घरों के दरवाजे हैं जो बंद हैं, खिड़कियां हैं, वो उसी प्रकार खुलने लगती हैं जिस प्रकार गांव में एक मेहमान आने पर उसे देखने के लिए स्त्रियां, बच्चे दरवाजे खिड़कियां खोलकर झांकने लगते हैं। हम ये ऐसा देखते हैं, अगर कोई हमारी गली में कोई आता है तब भी हम क्या करते हैं, खिड़की में से झांक कर देखते हैं कौन आया है। वैसे ही यहाँ पर भी बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है, लोग खिड़की और दरवाजे खोल करके उनका आगमन को देख रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं। या दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि गांव में दामाद के आने का समाचार जैसे जैसे सारे गांव में फैलता है वैसे वैसे उसे देखने के लिए घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं। शहरी मेहमान का जिस प्रकार पूरे गांव में भरपूर स्वागत होता है उसी प्रकार आकाश में घिर आए बादलों का भी स्वागत किया जा रहा है। मेघ भी मेहमान की तरह सज संवर कर ही आए हैं। तो ये हमारी इस कविता में ये अर्थ था।
इसमें पूरी मानविकरण अलंकार है, क्योंकि बादलों को मनुष्य की भांति दिखाया गया है। आगे नाचती गाती ब्यार चली, ब्यार हवा चली, हवा को भी एक युवती की भांति दिखाया गया है, तो इसमें भी मानविकरण अलंकार है। आगे देखिए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो इसमें क्या हो रहा आगे, जैसे जैसे हवा चलती है तो पेड़ क्या करते हैं, झुक कर झांकने लगते हैं। कभी वो उनकी हवा के कारण जो उनका ऊपर वाला हिस्सा है पेड़ का ऊपर की तरफ उठ जाता है, कभी नीचे की तरफ गिर जाता है। तो जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो उसे बोला है गर्दन ऊपर उठाकर उचका करके देख रहे हैं। जब वो हिस्सा नीचे की तरफ आता है तब वो लगता है कि वो झुक करके झांक रहे हैं, जैसे वो किसी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। बादलों के आने से पहले ही जो तेज हवा चलती है उस वायु से पेड़ कभी झुक जाता है, कभी ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार हवा ने आंधी का रूप धारण कर लिया है। जिस प्रकार आंधी आती देखकर कोई ग्रामीण महिला है अपना गागरा संभाल कर तेजी से घर की ओर भागती है, उसी प्रकार आंधी के कारण चारों तरफ जो गागरे का फैलाव की तरह धूल है जो गोल गोल चक्कर बना करके उठने लगी है। ग्राम की जो बहू हैं, गांव की बहुएं हैं जो, वो नदी वधु की भांति नदी तिरछी दृष्टि से देखने लगी और थोड़ा ठहर कर अपना घूंघट अपने मुंह से खिसका करके देख रही है कि कौन आ रहा है। तो यहाँ पर नदी को एक गांव की बहू की भांति दिखाया गया है और वो अपना घूंघट पीछे सरका करके जैसे देखने का प्रयास कर रही है कौन आ रहा है। मतलब यह है कि गांव में किसी मेहमान के आने पर जो नई नई वधुएं होती हैं, बहुएं होती हैं, वो भी उसे देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। वे अपने मुख पर पड़े घूंघट को थोड़ा सा ऊपर उठा करके अतिथि को जाते हुए आते हुए देखती हैं। तो यहाँ पर इन सारी पंक्तियों में ही मानविकरण अलंकार है। आगे देखिए बच्चे, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। तो यहाँ पर जुहार करना होता है आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। आप देखते हैं घर में अपना बुजुर्ग है, जब कोई आता है तो वो उनका आदर सत्कार करते हैं। सुधी है यहाँ पर याद सुध लेना, अकुलाई बेचैन व्याकुल, लता बेल फूलों की बेल है उसको बोला जाता है, ताल होता है तालाब, और हर्षाया मतलब प्रसन्न हुआ, बिल्कुल खुश हुआ। तो बूढ़े पीपल ने बादलों का स्वागत है जो वो आदर के साथ झुक कर के उसी प्रकार किया जिस प्रकार से मेहमान या दामाद के आने पर गांव में बुजुर्ग व्यक्ति है जो हमारे घर में, वो झुककर उसको नमस्कार करता है। किवाड़ की ओट में फैली लता ने इस प्रकार बादलों का स्वागत किया जैसे कोई वियोग से व्याकुल जो प्रियतमा है या बहू है या वधू है हेजिटेशन में दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी होकर के उनको उल्हाना देने का काम कर रही है कि तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए हो। इसलिए यहाँ पर बादलों को एक मेहमान की भांति दिखाया गया है, लता को एक यहाँ पर प्रियतमा है या एक गृहिणी है जिसके पति हैं बहुत दिनों से बाहर हैं और वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के उनको उल्हाना दे रही है कि आप इतने दिनों के से घर पर क्यों नहीं आए हो, आज 1 वर्ष बाद तुम्हें हमारी याद आई है। तो यहाँ पर लता एक युवती की भांति है दिखाई गई है। वो कह रही है कि 1 वर्ष बाद मतलब 1 साल बाद तुम आए हो। मेघ के आने से, बादलों के आने से तालाब है जो वो बड़ा खुश हो उठा है, प्रसन्न हो उठा है। उसने बादलों का स्वागत इस प्रकार किया जैसे घर का कोई सदस्य मेहमान के स्वागत में हाथ पैर धुलवाने के लिए परात में पानी भरकर लाया हो। तालाब को यहाँ पानी की परात की भांति दिखाया गया है। मेघ रूपी मेहमान आकाश रूपी गांव में बहुत ही सज धज के साथ आए हुए हैं और उनका स्वागत बड़े ही अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पर पीपल को एक बूढ़े व्यक्ति की भांति दिखाया गया है और लता है जो उसको एक नायिका के रूप में दिखाया गया है जो अपने पति से दूर है और वो उनको उल्हाना देते हुए कह रही है कि 1 साल हो गया, 1 साल बाद आपको हमारी याद आई है।
आगे देखिए बच्चे, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु टरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। आगे इसमें क्षितिज है, अटारी, क्षितिज एक ऊंचे अटारी को जैसे मोंटी होती है घर पर बड़ी सी ऊंची सी, उसको बोला गया है। गहराई है, बादल छा गए हैं। दामनी है, धमकी मतलब बिजली है जो, उसको दामनी कहा गया है। और अब क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, मतलब बादल नहीं बरसेगा, भ्रम था वो टूट गया है। तो बादल आए तो हैं लेकिन वो बरसेंगे नहीं बरसेंगे, उस बात के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कवि कहता है कि इसके बाद क्षितिज रूपी भवन पर बादल गहरा गया, मतलब भवन के मकान के ऊपर बादल गहरा रहे हैं, घूम घूम कर आ रहे हैं। वो बादल बहुत अच्छी तरह से छा गए हैं। बादलों के बीच में बिजलियां चमकने लगी हैं। बिजली की आभा से, बिजली की चमक से तन मन भी चमक उठा है। अब बादल नहीं बरसेंगे, लोगों का यह भ्रम टूट गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि बादल आए हैं, बरसेंगे नहीं, चले जाएंगे, लेकिन यह भ्रम है जो उनका टूट गया, वहम था जो उनका टूट गया। इसी प्रकार जो प्रियतमा थी, दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उनका यह भ्रम भी टूट गया कि उनके प्रियतम उनसे मिलने आएंगे या नहीं आएंगे। अब बादल आ गए हैं और वो उनका वहम है जो, भ्रम है जो उनका, वो दूर हो गया है। बादलों के सब्र का बांध टूट गया, वे झरझर झरझर बरसने लगे और प्रियतमा और प्रिया का मिलन हो गया। बादलों से बूंदें गिरकर लता पर पड़ रही हैं और जो प्रिया और प्रियतम के मिलन के अवसर पर दोनों की आंखों से खुशी के आंसू झलक उठे हैं। अर्थात कहें यहाँ पर कि वर्षा होनी शुरू हो गई है। जो लोगों के मन में एक वो था, भ्रम था कि बादल नहीं बरसेंगे, वो दूर हो गया। और एक जो नायिका है उसको लग रहा था कि मैं अभी भी पता नहीं मेरे नायक मुझसे मिलने आएंगे नहीं आएंगे, वो भी भ्रम उनका दूर हो गया। और अंत में बारिश हुई और बारिश होने के बाद वातावरण में एक नया परिवर्तन हुआ, सब कुछ साफ सुथरा दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर जो ये क्षितिज अटारी गहराई, इसमें हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि अटारी है जो उसको एक वो रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार हुआ। और मिलन के अरसू डर के, मिलन के अरसू डर के मतलब मिलन के बाद जो आँखों से खुशियों के आंसू आते हैं वो गिरने शुरू हो गए। तो ये हमारी यहाँ पर कविता थी। आशा करती हूँ बच्चे समझ में आई होगी। तो यहाँ पर कुछ वो हैं अलंकार हैं, दो चार, ये देख लेना एक बार ध्यान से कि मुख्य अलंकार कौन कौन से हैं। इसमें सारी कविता में मानवीकरण अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। मेघ आए बड़े बन के संवर के, ये मानवीकरण है। नाचती गाती ब्यार चली, ब्यार को, हवा को एक युवती की भांति दिखाया गया है। तो पेड़ झुककर झांकने लगे, जैसे व्यक्ति झुककर झांकते हैं वैसे ही पेड़ भी झांक रहे हैं, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, यहाँ पर आंधी को एक युवती की भांति दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। क्षितिज अटारी, मिलन के अश्रु डर के, बांकी चितवन उठा नदी छिटकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बोली अकुलाई लता, हर्षाया ताल पानी लाया प्रात भर की। ये सभी मानवीकरण अलंकार रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। तो ये हमारे अलंकार हो गए जो इसमें मुख्य अलंकार थे। पाहुन जो आए हो, जो मनु मानो जानू, ये सारे हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण थे। तो इसी के कारण हम पहचान लेंगे पाहुन जो आए हों। तो यहाँ पर जो शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे 3-4 अलंकार हमने इसमें कर लिए। तो आशा करती हूँ बच्चे कविता समझ में आई होगी और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कविता समझ में आ गई तो प्रश्न उत्तर बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो अगर बच्चे कविता समझ में आई, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई। कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हैं आप, ताकि मैं उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊं। तो धन्यवाद बच्चे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त